कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड प्ले कर रही है और आरएसएस के दबाव में है या आरएसएस के जेरे असर है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला विदाउट कंफ्यूजन सख्त गिर हिंदुत्व पार्टी है। कांग्रेस को अब तक ये पता नहीं है कि वो सेकुलर है या सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है। ये वो कांग्रेस जो जिसका वजीर आजम ये कहता था कि मस्जिद शहादत के बाद वहीं दोबारा बनेगी, वही कांग्रेस आज ये शिकवा करती है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पे उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, कि मुल्क तेजी से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसके लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार समझता हूँ। हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व, इसमें जो जीत है वो हमेशा हार्ड हिंदुत्व की होती चली आई है। मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने से पहले भी और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जो लड़ाई है वो बराह रास्त कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के बीच है। दूसरे लफ्ज़ों में जो आज की मुरव्वज टर्मिनोलॉजी है उसमें कहें तो हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म के बीच है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व को शिकस्त देना चाहती है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सेकुलर वैल्यूज़ और सेकुलर क्रीडेंशियल्स को बहुत वाज़ेह तौर पर लड़ाई का मुद्दा बनाए। ये मुमकिन नहीं है और इसके पहले भी बहुत से इसके तजुर्बात हो चुके हैं कि हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व, इसमें जो जीत है वो हमेशा हार्ड हिंदुत्व की होती चली आई है। आप इससे पहले असम का इलेक्शन देख लीजिए। असम में भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी थी, हालांकि वहाँ 35% मुस्लिम वोटर है, लेकिन उसने मुस्लिम वोटर को मुंह नहीं लगाया था। नतीजे में बीजेपी जीत गई। इसी तरीके से आप अगर मध्य प्रदेश का अभी का चुनाव प्रचार देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस के मुकामी ये रियासती सदर कमलनाथ कैंपेन चला रहे थे कि बाकायदा वो उन्होंने अपने घर तक को गेरवा रंग में रंग दिया, मंदिर मंदिर जाके पूजा करने के मैसेज दी, बाबा जो वहाँ हैं उनको बुला रहे हैं, भजन मंडलियाँ बना के वो चला रहे हैं, वो मुस्तकिल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो हिंदुत्व की दावेदार इस मुल्क में बीजेपी इस्टेब्लिश्ड है। अगर आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको फिर सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर आपका कोई भी स्टेक नहीं है। कांग्रेस का स्टेक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हो सकता है, सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता। यही राजस्थान में किया और यही तकरीबन छत्तीसगढ़ में हुआ कि आपने जो पुरानी आपकी लीडरशिप्स थी उन्हीं के आगे आपने रखा। राहुल गांधी ने कैंपेन तो किया लेकिन मेन कैंपेन उनके रियासती लीडरशिप के हाथों में रहा, जिसके खिलाफ वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एक बड़ा रीज़न है। अब तेलंगाना में भी एंटी इनकम्बेंसी थी तो मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर दूसरे ग्रुप्स ने भी सबने मिलके कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जो एबीवीपी का वहाँ पर साबिक लीडर रहा है, जो हिंदुत्ववादी लीडर रहा है और अभी भी वो हिंदुत्ववादी एक लीडर है। कोई कांग्रेस ने जितने टिकट मुसलमानों को दिए एक भी विनेबल कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको टिकट नहीं दिया, नतीजे में एक भी नहीं जीता। और उसका नतीजा यह है कि कैबिनेट में जो अभी 4 तारीख को कैबिनेट बनी उसमें एक भी मुसलमान फेस नहीं है। तो एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत और उसकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उसका असेंबली में ही रिप्रेजेंटेशन मुसलमान का नहीं है और उसका इंतज़ाम करने की कोई संजीदगी भी कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं दे रही। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड प्ले कर रही है और आरएसएस के दबाव में है या आरएसएस के जेरे असर है। ऐसे में तमाम मुल्क की अक़लियतों को, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस को जो सेकुलरिज्म के साथ जीना चाहते हैं और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उनके पास मुतबादिल ऑप्शंस क्या बची। तो क्या लग रहा है कि जो अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस चल रही है, यही नुकसान जो है भारी उठाना पड़ा है? सबसे भारी नुकसान है। हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी क्या बुरी है? वो हार्ड हिंदुत्व के नाम पर अपने हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है और उसमें वो कामयाब हो जाती है, क्योंकि बल्क ऑफ हिंदू वोटर
ये समझता है कि अगर वाकई देश को हिंदू राष्ट्र बनना है तो जो कंसेशन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी की सरकार देती है वो कांग्रेस इस तरह देती थी, लेकिन ऐलानिया नहीं देती थी। ये एंटी मुस्लिम प्लैंक दिखा के बीजेपी वोट को पोलराइज करती है, हिंदू वोट को, कि वो सख्त मुस्लिम दुश्मन पार्टी है, ये बीजेपी दिखाती है। अगर कांग्रेस भी ये दिखाएगी कि हम मुसलमानों को नजरअंदाज करने वाली पार्टी है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया? और अगर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो हिंदुत्ववादी की हैसियत से बीजेपी एक टेस्टेड और ट्रस्टेड एंड लॉयल पार्टी है, इसमें क्या दो राय है? तो लोग तो यही जानते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद की शहादत, भले ही कांग्रेस ने उसमें हिमायत की और कांग्रेस के मामले को नज़रअंदाज करने की वजह से मस्जिद शहीद हुई, लेकिन शहीद करने वाले जो लोग हैं वो तो बीजेपी के थे। वो दावा भी करते हैं कि हम बीजेपी वालों ने शहीद किया, मदद पीछे से कांग्रेस कर रही थी, ये दिखाई नहीं देता, सामने से किसने शहीद किया ये दिखाई देता है। राम मंदिर बनाने का सारा क्रेडिट बीजेपी लेती है, कांग्रेस उसमें शिकायत करती है कि हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा साहब। ये वो कांग्रेस जिसका वजीर आजम ये कहता था कि मस्जिद शहादत के बाद वहीं दोबारा बनेगी, वही कांग्रेस आज ये शिकवा करती है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पे उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो यानी उनको तो मस्जिद बनवाने की बात करनी चाहिए, ना कि ये कि हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। इसका मतलब वो राम मंदिर को अप्रूव कर रहे हैं। तो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास वो क्रेडिट नहीं है, हालांकि उन्होंने ही सारी मदद की है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कांग्रेस को ये दिखाती हैं कि कांग्रेस आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे बैंकक्रप्ट हो चुकी है, कंफ्यूज्ड है, वो उसे ये तय करना मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी कुछ भी कहें, प्रियंका सोनिया गांधी कुछ भी कहें, लेकिन जो स्टेट लीडरशिप है वो अगर हिंदुत्व की बात कर रही है और राहुल गांधी के सेकुलरिज्म को नजरअंदाज कर रही है, तो जो स्टेट का लीडर है उसी की बात ज्यादा सुनी और समझी जाती है। ऐसे में ये जो आइडियोलॉजिकल बैंकक्रप्सी है सॉफ्ट हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के बीच, ये बीजेपी में नहीं है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला विदाउट कंफ्यूजन सख्त गिर हिंदुत्व पार्टी है। कांग्रेस को अब तक ये पता नहीं है कि वो सेकुलर है या सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है। ये कंफ्यूजन कांग्रेस को उसकी पोल स्ट्रेटेजी चाक आउट करने में नुकसान पहुंचाता है, कंफ्यूज करता है, और वो ग्रास रूट लेवल पे अपना मैसेज नहीं दे पाते, जबकि बीजेपी पन्ना पर भारी बना के इलेक्शन लड़ती है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म इलेक्शन लड़ने का नहीं है। बहुत फर्क है कांग्रेस स्ट्रेटेजी बनाना, ग्रास रूट पे जाना और फिर एक बहुत ही मखसूस प्लानिंग करना, कैडर का बहुत मजबूत होना, हर बूथ पे मौजूद होना, ये अब कांग्रेस के पास नहीं रहा है। और उसके लिए कांग्रेस की लीडरशिप कोई कोशिश भी नहीं करती है। आज भी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे स्टेट लेवल की हो, वो अपने आप को राजा समझती है, जबकि बीजेपी की लीडरशिप चाहे जितनी बड़ी हो गई हो, वो आज भी ग्रास रूट पे आने को तैयार है। अब इसे आप क्या मामूली वाकया समझते हैं कि मरकज में जो वजीर है, काबीनी वजीर है, कैबिनेट के लोग, उनको लोकसभा से हटा के एमएलए के चुनाव लड़वा दिया बीजेपी ने, और एक लीडर भी चू नहीं बोला, सबने खामोशी के साथ चुनाव लड़ा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के 18 साल से जो आदमी चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उसको कह दिया गया, इलेक्शन के शुरू में ऐलान कर दिया गया कि ये फेस नहीं है, और उसने कोई बगावत नहीं की, कोई बगावत नहीं की, और खामोशी से वो पूरे कैंपेन में 100% उसने अपना प्रोड्यूस किया। अब क्या होता है, क्या कौन चीफ मिनिस्टर बनता है अलग बात है, लेकिन उसने बगावत नहीं की। इसके बरक्स राजस्थान में कांग्रेस के अंदर बगावत पूरे 5 साल रही सचिन पायलट और गहलोत के बीच, बीजेपी पे नहीं थी। तो इससे लगता है कि खुद कांग्रेस के अंदर भी जीतने की कोई बहुत बड़ी विल नहीं है, और कांग्रेस के अंदर आरएसएस का कैडर बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात कांग्रेस की मरकजी क़यादत समझने और सुनने को तैयार नहीं है, और उसका नुकसान मुल्क की अक़लियतों को, दलितों को, ओबीसी को और मार्जिनलाइज्ड क्लासेस को हो रहा है कि मुल्क तेजी से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसके लिए बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार समझता हूँ। अब जिस तरीके से आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर जो है चल रही है कांग्रेस भी,
हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, तो क्या अब जिस तरीके से मुसलमानों को सीटें देनी चाहिए थी, टिकट देने चाहिए थे, कई स्टेट ऐसी रही जिसमें मुसलमानों को कम टिकट दिया गया, तो क्या अब मुसलमानों की भी जरूरत नहीं रही वोट की, कांग्रेस को जो दावा करती है मैं यही कह रहा हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप मुल्क की अक़लियतों और मार्जिनलाइज क्लासेस के जो दावे हैं उनको भी आप खारिज कर देते हैं। अब आप देखिए कि तेलंगाना में 119 सीटों में तकरीबन 25 के करीब सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट काबिल लिहाज तादाद में है, और कांग्रेस जैसी पार्टी उन्हें टिकट दे तो अक्सर सीटों पे वो जीत सकते हैं। इसके बरक्स क्या हुआ, आपने कुल 9 टिकट दिए, वो भी आपने ज़्यादातर एमआईएम के सामने दे दिए जहां उनका जीतना मुश्किल है, जीत नहीं सकते। तो अब 7 एमआईएम के तो जीत गए, उनका स्ट्रांग होल्ड है हैदराबाद सिटी में, लेकिन निज़ामाबाद में, आदिलाबाद में, महबूबनगर में, खम्मम में इस किस्म की कुछ सीटें थी जहां पर कांग्रेस टिकट देती तो मुसलमान जीत जाते। आज मुसलमान एक भी कांग्रेसी मुसलमान, उन हुकूमत है उनकी, लेकिन एक भी कांग्रेसी मुसलमान है। तेलंगाना में 7 मुसलमान जीते, 7 एमआईएम के। इसी तरह मध्य प्रदेश में टिकट ही नहीं दिए। तो आप अगर वाशी में टिकट नहीं दे रहे, वाशी में टिकट नहीं दे रहा है, बुरहानपुर में टिकट नहीं दे रहा है, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं। खुद उज्जैन की सीट पे मध्य प्रदेश में मुसलमान जीत सकता था, आप टिकट ही नहीं दे रहे। तो 2 को आपने दिया, वो भी बिल्कुल जहां 50% की पॉपुलेशन है वो जीत गए। तो मुसलमानों को ये सोचकर कांग्रेस का इस्तेमाल करना कि ये तो हमारे बगैर जाएंगे कहाँ, इनको तो बीजेपी ने सबक सिखा दिया, अब हम ही ऑप्शन है इनके लिए, ये जुल्म है कांग्रेस का जो मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एक टिकट दिया जा सकता था, कोई टिकट नहीं दिया उन्होंने वहां। तो अब क्या लग रहा है कि मुसलमान किस तरफ जाए, क्या सोचे, किस तरफ, किस पार्टी? देखिए, इस वक्त की 2024 की स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ में आती है इन इलेक्शन के एनालिसिस के बाद, और इससे पहले भी जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनको भी गौर से अगर पढ़ें, फॉर्म नंबर 20 को हर असेंबली सीट के पढ़ें, यूपी के 2020 के इलेक्शन को भी अच्छे से पढ़ें, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि जो रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं मुसलमान उनको ताकत दें। कांग्रेस को भी जहां ज़रूरी हो, कोई और मुकाबले पे ना हो, कांग्रेस को भी वहां पर दें, भले ही मजबूरी से दिल मार के दें, लेकिन ज़्यादा उनकी तरजीह होनी चाहिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे अभी बीआरएस को तेलंगाना में कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में है, इसी तरीके से तो तमिलनाडु में तो डीएमके ही एक ऑप्शन है जो लड़ रहा है सेकुलरिज्म के खातिर, हिंदुत्व से लड़ रहा है तमिलनाडु में। इसी तरीके से आप अगर त्रिपुरा में आ जाएं तो जो आदिवासियों की पार्टी त्रिप्ता मोहिता है, 10% मुसलमान उसको ताकत दें। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में 8% मुसलमान हैं, वो मणिपुर की जो लोकल पार्टीज हैं उनको ताकत दें। इसी तरह पंजाब में श्रोमणी अकाली दल को जितना भी वोट है वहां पर ताकत दें। तो यूपी में लोकल पार्टीज को ताकत देना जरूरी है, बिहार में लोकल पार्टी कांग्रेस के मुकाबले लोकल पार्टीज को, बंगाल में जहां बहुत बड़ा मुस्लिम वोट है लोकल पार्टीज को वोट दें। ये बहुत जरूरी है कि हम कांग्रेस के लोकल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर तरजीह देते हुए कांग्रेस को वहां दूसरे नंबर पे रखें। जहां बराह रास्त कांग्रेस मुकाबले पे हो वहां कांग्रेस को वोट करें, लेकिन जहां कांग्रेस और रीजनल पार्टीज हो और अलायंस हो या ना हो, आप रीजनल पार्टीज को वहां पर ताकत दें। ये बहुत जरूरी है कि रीजनल फोर्सेस ताकत में रहें। तकरीबन 100 सीटें वो जीत के आ सकती है पार्लियामेंट में, और इसकी हैसियत से वो एक मेजर बार्गेनिंग ग्रुप पोस्ट पोल सिनेरियो में बनेंगी। और अगर वो बनता है तो कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुत ज्यादा बड़ी ताकत में इक़्तिदार में नहीं आ सकती। इस हिकमत अमली के तहत ये वही टैक्टिकल वोटिंग है जो 1990 से 1989 और 96 में मुसलमान करते रहे हैं। तो उस तरीके से आप चलेंगे तो आपके बेहतरी में अक़लियतों की, मार्जिनलाइज क्लासेस की और ओबीसी की बेहतरी ये है कि मरकज में मजबूत सरकार न बने, मजबूर सरकार बने,
और इस गर्ज से आप टेक्निकल वोटिंग करते हुए रीजनल फोर्सेस को अपनी तरजीह में शामिल रखिए। ये मेरा पैगाम है आपके जरिए। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी रीजनल पार्टी है अगर देखिए, उनको support करने बीएसपी के बाद? बीएसपी बहुत टेक्निकली बीजेपी को वोट ट्रांसफर करवाती है। समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से लड़ नहीं रही, लेकिन प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के कुछ दानिश्वर और सियासी रहनुमाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो 80 सीटों पर ये एनालिसिस करें कि कहाँ तीनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी, यानी आप अगर 40 सीट पर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो 10 सीट पे बीएसपी को भी कहीं ना कहीं आप अपने भले ही वो वोट बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो बीजेपी का कैंडिडेट हारता है। इसलिए बीएसपी को भी कुछ 8-10 सीटों पर वोट करें और कांग्रेस जहां हो 2-4-5 सीट पर कांग्रेस को भी वोट करें। इस तरीके से अगर हम वोट करते हैं सीटें चुन चुन के, और दानिश्वर समझाते हैं, मुस्लिम सियासतदान समझाते हैं कि फलां सीट पे फलां को के लिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करें उसके लिए अभी से सीटों को आइडेंटिफाई करके, तो ये जो तकसीम होगी कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। बीजेपी में अगर हमने इस हिकमत अमली के तहत अभी से टेबल पर भी वर्क किया और ग्राउंड पर भी वर्क किया। लेकिन जिम्मेदार तो ईवीएम को बता रही है कांग्रेस। ये मैंने कभी नहीं माना कि ईवीएम इसके लिए जिम्मेदार है। फिर तो ये कहना चाहिए कि तेलंगाना में जो कांग्रेस जीती है तो बीजेपी ने ईवीएम के जरिए तेलंगाना में कांग्रेस को जिताया। क्या फिर ये माना जाए? ये ऐसा नहीं है। जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनका एतराफ जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बना सकते। इस जमीनी सच्चाई का एतराफ करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम वोटर को मजहबी रंग में रंग देने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है और उसका असर हमें इंतखाबी नताइज पे दिखाई देता है।